इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी लोगों के लिए प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप सभी लोगों के सामने रख दिया है। प्रत्येक के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने प्राचीन भारत के इतिहास को देखा था और इसमें लगभग 250 से 300 प्रश्नों को हमने देखा था। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। और इसके साथ साथ हम अब देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और साथ ही साथ वीडियोस को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें और वो अपनी तैयारी को फ्री में सरल तरीके से हमारे इस दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के प्रश्नों को। आज के इस चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। अर्थात आज हम सौर मंडल और पृथ्वी इन दोनों के विषयों में महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज पूरे 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग देखिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। अब आप लोग एक काम कीजिएगा कि हमारे आंसर देने से पहले आंसर देने का प्रयास किया करें। जब आप हमारे आंसर देने से पहले आंसर देंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपके अंदर ये विश्वास जगेगा कि हाँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया जा रहा है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अर्थात पूर्ण चंद्र वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है। अब पूर्ण चंद्र जो होता है ये एक महीने में लगभग एक दिन ही दिखाई देता है हमको। अर्थात एक बार हमको इसको देख सकते हैं। क्यों? अब देखिएगा जो पूर्ण चंद्र वाली रात होती है एक महीने में 27 दिन में दिखाई देता है। ओके, एनसीईआरटी में दिया गया था एक महीने, इसलिए मैंने यहाँ पर एक महीना रख लिया है, लेकिन लगभग में दिया जा रहा है ये 27 दिन में हमको एक बार दिखता है। ठीक है। अब इसके 15 दिन बाद क्या होता है, जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात के 15 दिन बाद हम इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये रात जो होती है ये एक नए चंद्रमा की रात होती है जिसे अमावस्या कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब नया चंद्रमा निकलता है अर्थात उसको कहते हैं परिवा, इसके बाद दूसरे दिन निकलती है द्विज, फिर आती है तीज। तो इसी प्रकार से एक नए चंद्रमा वाली रात को कहते हैं अमावस्या। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप लोग पहला प्रश्न का आंसर तो जान चुके हैं। अब दूसरे प्रश्न से आप लोग हमें हमारे आंसर देने से पहले आंसर देने का प्रयत्न करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी उल्का पिंड और ऑप्शन ई उपरोक्त तो सभी। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। मान लिया कि दो का अगर ए सही है तो आपको 2 और ए कुछ इस प्रकार से आंसर देना होगा। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप इसको एक टेस्ट सीरीज समझ करके पूरा हमारे साथ ही चलिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ये जो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, उल्का पिंड है ये सभी वस्तुएं जो कि रात के समय में या फिर दिन के समय में आसमान में हमको चमकती हुई दिखाई देती हैं, वे खगोलीय पिंड, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। अब आप कहें कि यहाँ पर तो सर लिखा है केवल रात को। अब देखिएगा जो भी वस्तुएं हमको आसमान में दिखाई देती हैं चमकती हुई, चाहे वो रात को दिखाएंगे दें चाहे दिन को। अब आप कहें कि सूर्य जो है ये हमको रात में नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा है तो ये जो है ये जो है तो हमको दिन में कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए होता है जो रात में वस्तुएं चमकती दिखाई दे या दिन में, अगर कोई भी वस्तु हमको आसमान में चमकती दिखाई दे रही है जो कि आसमान में, उसको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 आप सभी लोगों के सामने है। पूछा जा रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ऑप्शन ए जो आकार में छोटे हो, ऑप्शन बी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, ऑप्शन सी जो आकार में बहुत बड़े हो, ऑप्शन डी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ही बताना है। कि जो आज 4 कथन दिए जा रहे हैं आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। चलिए इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप इसको एक टेस्ट सीरीज समझ करके सॉल्व करें। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो उनको कहते हैं उन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। ठीक है। तो इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ में सॉल्व करते चले। तो जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो उनको कहते हैं, उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं तारा। ठीक। अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, यह गैसों से बने हुए होते हैं, इनके पास में अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश भी होता है जिनको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। अब इन खगोलीय पिंडों को भी हम तारा कहते हैं। जैसे कि जैसे सूर्य एक तारा है,
ठीक है, ये गैसों का बना है, गर्म गैसों का, और ये बड़ी मात्रा में जो तो अपने ऊष्मा को ऊष्मा को बाहर निकालता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया जा रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए उल्का पिंड, ऑप्शन बी आकाशगंगा, ऑप्शन सी सौरमंडल, ऑप्शन डी नक्षत्र मंडल। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। जो तारों के द्वारा विभिन्न समूहों के रूप में विविध आकृतियां बनाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात उनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। अब इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो रात्रि के समय में जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको तारों के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं, ठीक है। आप उन समूह के द्वारा बनाई हुई कुछ आकृतियां भी दिखाई देती हैं। अब जो ये आकृतियां होती हैं इनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे कि आप लोगों ने आसमान की ओर रात में देखेंगे तो आपको एक सप्तऋषि के नक्षत्र मंडल दिखाई देगा, सप्तऋषि का, ठीक है। सप्तऋषि के अर्थात 7 तारे होंगे, ऐसे करके एक लाइन में कुछ आकृति बनी हुई होती है। इसको मैंने समरी भी पढ़ा है, तो अगर आपने समरी को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 5 अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी उल्कापिंड, ऑप्शन डी क्या है? जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है ये सभी, और आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है मेरे पास कि सभी प्रश्नों को संतुलित रूप से, संतुलित वे में उसको याद किया करें। अब संतुलित तरीका क्या होता है? तो किसी भी प्रश्न को याद करते समय आप उसको ऐसे याद करें कि अगर आपको वही प्रश्न 4 तरीके से पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। अर्थात किसी भी प्रश्न पर आप जो है तो पूर्ण रूप से जानकारी इकट्ठी कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात ये दोनों ही एक नक्षत्र मंडल है। अब इसकी व्याख्या भी दी जा रही है, तो व्याख्या के माध्यम से हम पूरे प्रश्न को समझेंगे। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर ये एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं, ठीक है। और स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि, जो कि सप्तऋषि को आप 7 तारों का समूह कह सकते हैं, ये 7 तारों का समूह होता है। ये बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाने वाले नक्षत्र मंडल हैं। कौन कौन से? एक है सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि इसको आप 7 तारों का समूह कह सकते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्थात जो ये सप्तऋषि वाला नक्षत्र मंडल है ये अर्सा मेजर का एक भाग है। अर्सा मेजर जो ये बहुत ही बड़ा एक नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर बिग बियर ये दोनों ही नक्षत्र मंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आज ये काफी सारे प्रश्न है इस चैप्टर से, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था तो मैंने सभी प्रश्नों को रख लिया है। दिया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 ग्रह किन खगोलीय पिंडों को कहते हैं? ऑप्शन ए जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ऑप्शन बी जो आकार में बहुत बड़े हों, ऑप्शन सी जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या फिर ऑप्शन डी जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है। ग्रह किन खगोलीय पिंडों को कहते हैं? चलिए इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग आंसर देते समय वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर आंसर दे करके फिर से आगे बढ़ा करें, क्योंकि अगर हम आपके लिए रुकेंगे तो काफी टाइम होगा। चलिए भी इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसकी व्याख्या के माध्यम से हम पूरे प्रश्न को समझेंगे। तो दिया जा रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम कहते हैं ग्रह, ठीक है। अब ग्रह जिसे अंग्रेजी में आप प्लेनेट कह सकते हैं, ठीक है। अब जो प्लेनेट है ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपना प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? ऑप्शन ए चंद्रमा से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी अन्य ग्रहों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो आपको बताना है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं यह एक ग्रह है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है ये सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी से काफी दूर है, ठीक है। और ये जो सूर्य है इतनी दूर होने के बाद भी पृथ्वी जो ये सूर्य है ये हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है।
पृथ्वी को बहुत ही अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो ये आपको चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पृथ्वी को अगर आप काफी दूर जाकर के अंतरिक्ष में पृथ्वी को देखेंगे तो ये चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो अगर देखा जाए तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर ये प्रश्न आता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तो तीसरा ग्रह है। ठीक है, एक, दो और तीसरा ग्रह, पहला एक ग्रह अलग है, शुक्र है, बुध है, ये दोनों, इन दोनों के बाद में पृथ्वी आती है। ठीक है, तो और अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर बी है, अर्थात बुध। जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध। और इसी प्रकार से हम जो ग्रह इनकी श्रेणी को देखेंगे, सूर्य की बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का जो क्रम है वो कुछ कुछ इस प्रकार से, सबसे नजदीक है बुध, इसके बाद मिलता है शुक्र, फिर मिलती है पृथ्वी, फिर है मंगल, और इसके बाद में आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर है इसके बाद में यूरेनस, जिसको आप अरुण भी कह सकते हैं, इसके बाद में आता है नेपच्यून, जिसको नेपच्यून है। ठीक है, इसको आप वरुण भी कह सकते हैं। तो ये है कुछ सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, इसके बाद में सबसे दूर ग्रह कौन सा है। अगर आपसे यहाँ पर कई सारे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक पांचवा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो आप उस प्रकार से आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि जो ग्रह हैं, तीन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ए बी सी, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ग्रहों में से कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि पृथ्वी के जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, पृथ्वी के नहीं। ये कौन से, इनमें कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि आंतरिक ग्रह कहलाते हैं? चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ये चारों ग्रह, ये तीनों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो इसको भी देख लीजिएगा। वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टानों से बने हुए, उनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, ये आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मंगल है, ये आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं, आप लोग देखते हैं, प्रश्न ज्यादा बड़े भी नहीं है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 10वां प्रश्न दिया जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं? अर्थात बाह्य ग्रह कौन से, आंतरिक ग्रह तो ये हो गए। ठीक है, 1 2 3 और जो तो ये का गया मंगल। ठीक है, अब बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन ए दिया जा रहा है यूरेनस अर्थात अरुण, ऑप्शन बी दिया जा रहा है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि, और ऑप्शन डी में दिया है कि उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात ये तीनों ही ग्रह जो हैं ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य के दूर वाले ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य से बहुत दूर हैं उनको कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, तथा बहुत बड़े आकार के ये होते हैं। ये गैसों और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं, जैसे कि बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये चार ग्रह ऐसे हैं जो कि बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें प्रश्न को। तो 11वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। यह कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 200 दिनों में, ऑप्शन बी 80 दिनों में, ऑप्शन सी 88 दिनों में, ऑप्शन डी 65 दिनों में, अर्थात 65। तो आप जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो बुध है ये सूर्य के चारों ओर कितने दिन में पूरी परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल कितना है, जो कि पूरे सौर मंडल में सभी ग्रहों से सबसे कम है, अर्थात ये सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो बुध है ये बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, सबसे नजदीक का ग्रह है, और इसी कारण से क्या है कि इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है ये सबसे कम यानी कि 88 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, ये 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन सा ग्रह कितने दिनों में सूर्य के पूरे चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो ये आगे आपको सभी के मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? अर्थात कौन से ऐसे दो ग्रह हैं
जिनके बीच में क्षुद्र ग्रहों अर्थात छोटे-छोटे ग्रह बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं, उनकी एक पट्टी पाई जाती है, ठीक है? जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया जा रहा है कि पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी है बुध और शुक्र, ऑप्शन डी है शुक्र और पृथ्वी। तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के बीच में हमको क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मिलती है। अब चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अर्थात जो तारे हैं, इसके बाद में जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं और इसके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे पिंड होते हैं, कुछ छोटे-छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जो छोटे-छोटे पिंड होते हैं इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति इन दोनों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, अर्थात ये मंगल है और ये बृहस्पति है और यहाँ पर आपको क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मिलेगी जो कि बहुत ही नेक-नेक से क्षुद्र ग्रह होते हैं ऐसे, ठीक है? बहुत ही छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह की ही एक भाग होते थे, ठीक है? ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बरसों पहले विस्फोट के बाद में ग्रहों से टूट करके अलग हो गए थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह अवस्थित है? ऑप्शन ए नेपच्यून जो कि जिसको वरुण कहते हैं, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी यूरेनस जो कि जिसको हम लोग अरुण कहते हैं, इसके बाद में ऑप्शन डी अर्थात शनि। आपको बताना है कि सूर्य जो हमारा सौर मंडल है इसमें सूर्य की सबसे दूर कौन सा ग्रह है, ठीक है? सूर्य की दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अर्थात नेपच्यून जिसको हम लोग वरुण कहते हैं। अब इसका भी हम पूरा कालक्रम देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है बुध, इसके बाद में शुक्र, फिर मिलती है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि और इसके बाद में यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। तो जो सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है? तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके कुछ एक पॉइंट और दिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्लूटो और सिरस वह 2003 में एक यूबी 313 नाम के ये तीन ऐसे हैं जिनके ये ग्रहों की श्रेणी में थे 2006 तक, ठीक है? इनकी खोज हुई थी और फिर क्या हुआ था, इन जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब इनको बौने ग्रहों की श्रेणी में क्यों रखा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, ठीक है? अब जो ये तीन है, एक है प्लूटो, एक है सिरस और एक है 2003 का यूबी 313, इन तीनों ग्रहों को जो बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, इसलिए रखा गया था क्योंकि ये एक दूसरे की परिक्रमा को काटते थे, ठीक है? अब कैसे? तो इस बात को समझिएगा। ये सूर्य है, ठीक है? ये सूर्य है। अब जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है? चार चक्कर लगाते हैं। अब एक भी ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा को काटते नहीं है। परिक्रमा को काटने से मतलब ये है कि ये सूर्य है और ये एक ग्रह ने परिक्रमा की, दूसरे ग्रह ने परिक्रमा करते समय ये ऐसे इसकी जो तो परिक्रमा को काट दिया। ये एक भी ग्रह काटते नहीं, लेकिन जो ये तीन ग्रह हैं, प्लूटो, सिरस और यूबी 313, ये परिक्रमा को काटते हैं। ये परिक्रमा को काटते हैं, इस कारण से क्या है, इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब इनको जो मुख्य ग्रह होती है इनकी श्रेणी से हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर अवश्य कर दिया करें। 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? अर्थात जो पृथ्वी का आकार है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भू आब, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी खड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए भी इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात जो पृथ्वी का आकार है ये भू आब है, ठीक है? इसकी व्याख्या के साथ में हम पूरे प्रश्न को समझेंगे। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, अर्थात क्या है, जो पृथ्वी है इसके जो ध्रुव हैं ये अपने ध्रुवों पर थोड़ी थोड़ी चपटी ऐसी है, अर्थात बैठी ऐसी है। यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आब अर्थात जियोइड कहा जाता है, ठीक है? जो भू आब है, भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर जल एवं वायु की उपस्थिति जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। अच्छा, आज आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप लोग इसका आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? आप सभी लोग इसको जो तो सॉल्व करने का प्रयास करें कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है? सूर्य है, जल है, हवा है या मिट्टी है, क्या है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। ये मैं आपसे एक कैजुअली प्रश्न पूछ रहा हूँ, अर्थात मैं आपसे एक ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप बताइएगा पृथ्वी पर जो जीवन पाया जाता है इसका मुख्य कारण क्या है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हम संभवतः आप लोग हमको देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी निम्नलिखित में से किस रंग की दिखाई देती है? ऑप्शन ए हरी अर्थात हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है कि अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमको किस रंग से दिखाई देती है, किस रंग की दिखाई देती है। चलिए जिसका जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं। जो पृथ्वी है अगर हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमको नीले रंग की दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? कारण भी समझिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमको नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है। और जल कैसा होता है? जल को अगर आप काफी दूर से देखेंगे तो समुद्री जल जो है वो क्या है कि नीला-नीला दिखाई देता है, ठीक है? और पृथ्वी पर अधिकतर समुद्री जल ही है, ठीक है? तो पृथ्वी क्या है, जल की वजह से हमको नीली दिखाई देती है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो 16वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी खगोलीय पिंड, ऑप्शन सी 8 ग्रह, ऑप्शन डी उपग्रह और ऑप्शन ई यहां पर भी पूछा जा रहा है कि उपरोक्त सभी। अर्थात आपको ये बताना है कि सौर मंडल का जो निर्माण होता है ये किन चीजों से मिलकर के होता है? सूर्य से या फिर 8 ग्रह से या फिर खगोलीय पिंड से या फिर उपग्रह से या फिर इन चारों चीजों से? जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात इन सभी चीजों से मिलकर के सौर मंडल का निर्माण होता है। अब इसकी व्याख्या के माध्यम से हम पूरे प्रश्न को समझेंगे। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सभी चीजें मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम कहते हैं सौर परिवार। इसको सौर परिवार का नाम देते हैं हम लोग और जिसका मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो 17वां क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है या फिर है? आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए अर्थात पहला कथन दिया जा रहा है, सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। दूसरा कथन दिया जा रहा है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है कि सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। चौथा कथन है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन चारों में से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। ये चारों ही कथन सत्य हैं, अर्थात उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको आप लोग समझिएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में ही स्थित है, अर्थात चौथा कथन की पुष्टि हो गई। इसके बाद में यह बहुत ही बड़ा है, ठीक है, एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है, ये भी पुष्टि होगी। इसके बाद में क्या है कि इसका जो खिंचाव है वह इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, अर्थात जो सूर्य है इसका खिंचाव सौर मंडल को बांधे रखता है, पहले की भी पुष्टि हो गई, ठीक है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, इसकी भी पुष्टि होगी, अर्थात ये चारों कथन सत्य हैं। ये तो इसकी तो पुष्टि हो चुकी है। अब इसको समझिएगा पूरे। देखिए जो सूर्य है ये पूरे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत ही बड़ा ग्रह है, ग्रह बहुत ही बड़ा तारा है, सॉरी यहाँ पर ग्रह नहीं तारा है, ठीक है। एवं ये बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है और इसका जो खिंचाव बल होता है ये सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एक बहुत ही मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है ये सूर्य के इतने नजदीक होने के बाद में भी बहुत ही दूर है, काफी दूर है। इसकी जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आप लोग समझिएगा कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है ये 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर, ठीक है, इसका प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अर्थात जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी तक, तो पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश के आने में लगता है 8 मिनट पूरा, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर ये सोचिएगा कि अगर सूर्य के पास में खिंचाव बल ना होता तो क्या होता? ये अगर अपने खिंचाव बल से जो ग्रह हैं उन सभी को अपने से बांधे ना रखता तो क्या होता? चलिए अब बताते हैं। सूर्य तो अपने स्थान पर रहता, सूर्य तो अपने स्थान पर रहता ही रहता, लेकिन जो ग्रह हैं वो इसके चक्कर नहीं लगाते फिर, क्योंकि इसके जो खिंचाव बल है उसके कारण ही ये इसका चक्कर लगाते हैं। फिर क्या कहते हैं, कोई ग्रह इधर जाता तो कोई ग्रह इधर जाता, कोई कहीं जाता तो कोई कहीं जाता।
कोई भी ग्रह एक स्थान पर जो तो एक सर्कुलर वे में चक्कर नहीं लगाता इसका, एक ही जगह पर स्थित नहीं रहता, ठीक है। और किसी भी ग्रह को ऊर्जा भी नहीं मिल पाती, फिर क्यों? क्योंकि ग्रहों को ऊर्जा तभी मिलती है जब वो सूर्य के पास में रहते हैं, ठीक है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। 18वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके पथ किस आकार में फैले हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी लघु वृत्ताकार, ऑप्शन सी दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो सौर मंडल के ग्रह हैं, ये जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उनके पथ किस आकार में फैले हैं? चलिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसकी व्याख्या को भी देख लीजिएगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो रास्ता होता है इसको दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैला हुआ है, ठीक है, इसे कक्षा कहते हैं। अपनी अपनी कक्षा में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी कक्षा में सभी ग्रह हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और एक भी ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा को काटते नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो जो 19वां प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं, कौन सा? शुक्र ग्रह, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वें प्रश्न को। 30-31 प्रश्न है, 20वें प्रश्न का उत्तर तो आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, तो इसको भी देखिएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। तो जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है वो है शुक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन ए बृहस्पति एवं बुध, ऑप्शन बी शुक्र एवं पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि एवं मंगल, ऑप्शन डी शुक्र एवं बुध। तो आपको बताना है कि हमारे जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में पूरे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इन 4 ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात बृहस्पति और बुध, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं पूरी व्याख्या के साथ। तो दिया जा रहा है कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों में जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बाद में जो बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। टाइम काफी हो रहा है तो सभी प्रश्नों को देखना भी है। 22वां प्रश्न दिया जा रहा है कि कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण, ऑप्शन सी बुध एवं यूरेनस अर्थात अरुण, ठीक है, ऑप्शन डी मंगल और पृथ्वी। तो आपको बताना है कि ये कौन से भी 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण जो है ये विपरीत होता है, अर्थात उल्टा होता है। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात शुक्र और यूरेनस ये दोनों ही उल्टे घूमते हैं, ठीक है। अब इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए कि कैसे घूमते हैं, क्यों घूमते हैं। देखिए जो शुक्र है और यूरेनस है जिसको हम लोग अरुण कहते हैं, इसकी जो परिक्रमा होती है, इसका परिक्रमण की दिशा जो होती है ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस से घड़ी की सुई की दिशा के जो तो दिशा में घूमते हैं, अर्थात जो सुई की दिशा होती है इसमें घूमते हैं। जबकि जो अन्य ग्रह हैं ये ये अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं, अर्थात घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे, ठीक है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है। तो ये जो कौन से शुक्र और यूरेनस है ये दोनों ही ऐसे घूमते हैं ग्रह। और जो अन्य ग्रह हैं ये किस प्रकार से घूमते हैं? ये इस प्रकार से घूमते हैं, अर्थात जो घड़ी है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, ठीक है, अर्थात उल्टे घूमते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो 23वां क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सौर, ऑप्शन बी सोल, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सोम। तो देखिएगा ये जो प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलने वाला है, जबकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात सोल कहा जाता था। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को सोल कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी
4,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात प्रकाश की जो गति होती है, ये कितनी होती है, कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस गति के बावजूद भी सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, ये 8 मिनट लग जाते हैं इसको सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वें प्रश्न को। तो ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, बृहस्पति, शनि तथा नेपच्यून के चारों ओर छल्ले हैं। और दूसरा कथन दिया जा रहा है कि ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न एक ऐसा है जो कि आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। क्या है कि जो बृहस्पति है और शनि है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन चारों ग्रहों पे क्या है कि इनके चारों, तीनों ग्रहों के चारों ओर कुछ छल्ले हैं। ठीक है, छल्ले टाइप के हैं। अभी जो छल्ले हैं ये जो तो छोटे छोटे पिंडों की पट्टियां टाइप की हैं। ठीक है, जो कि क्या है, पृथ्वी से अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी काफी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों से एक अनुरोध रहता है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो 26वां प्रश्न दिया जा रहा है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, अर्थात जो प्राकृतिक उपग्रह होता ही नहीं है। चंद्रमा को उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास में कोई भी चंद्रमा है ही नहीं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो जल्दी से हमको बताइएगा कि किन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात हमारे सौर मंडल में बुध और शुक्र, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में कोई भी चंद्रमा नहीं है, अर्थात एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। चंद्रमा को प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो और जो हम लोग यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं इसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, हमला मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, शनि, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक उपग्रह, सबसे अधिक जो प्राकृतिक उपग्रह हैं किसके पास हैं, कौन से ग्रह के पास हैं। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात बृहस्पति के पास में। अब सभी के पास देख लीजिए, जब एक की बात हुई है तो शनि के पास है 62 चंद्रमा पूरे। ठीक है, 62 चंद्रमा। इसके अंदर बृहस्पति के पास कितने चंद्रमा है, तो बृहस्पति के पास में पूरे 69 चंद्रमा है, अर्थात 69। ठीक है, इसके अंदर मंगल के पास में 2 चंद्रमा है। इसके बाद में यूरेनस के पास में 27 चंद्रमा है। नेपच्यून के पास में है पूरे 13 चंद्रमा। इसके अंदर पृथ्वी के पास में एक ही चंद्रमा है। ठीक है, तो ये आपको मिल गई संख्या कि किस ग्रह के पास में कितने चंद्रमा हैं। जी हाँ, इन ग्रहों के पास में इतने ही चंद्रमा हैं। शनि के पास में 62 है, बृहस्पति के पास में 69 है। इसके बाद में जो मंगल, इसके पास 2 है, यूरेनस यूरेनस के पास में 27 है, नेपच्यून के पास में 13 और पृथ्वी के पास में 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वें प्रश्न को। वीडियो बस थोड़ा ही और बचा है, जल्दी से देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है। ऑप्शन पहला कथन दिया जा रहा है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। कथन दूसरा, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। तीसरा कथन है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के व्यास, चंद्रमा इसका जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास की 1/4 है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर हमको दीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य दिया जा रहा है। चलिए इसका आंसर हम आपको देते हैं। उपरोक्त जो कथन दिए जा रहे हैं ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसकी आप लोग व्याख्या को भी देख लीजिएगा, काफी बड़ी व्याख्या है तो इंपॉर्टेंट भी है। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या फिर सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक पॉइंट भी दिया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास की केवल 1/4 अर्थात 1/4वां भाग है। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के अन्य ग्रहों की तुलना में, ठीक है, यह हमारे अन्य ग्रहों की तुलना में क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य नंबर 29 को। तो 29वां प्रश्न दिया जा रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। ऑप्शन ए पाणिन, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो जल्दी से बताइएगा कि जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे ये कौन थे।
चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे वो थे आर्यभट्ट। खगोल पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जो खगोलीय पिंडों की और उनकी गति के संबंध में अध्ययन किया करते हैं, उनको ही कहते हैं खगोल शास्त्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो 30वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। दूसरा कथन दिया जा रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तीसरा कथन है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं, अर्थात तीनों ही कथन सत्य हैं। अब व्याख्या के माध्यम से हम पूरे प्रश्न को समझेंगे। तो दिया जा रहा है कि उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। अर्थात जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है चंद्रमा पूरे 27 दिनों में, और 27 दिनों में ये पूरा पूरा जो 360 डिग्री घूम भी जाता है। अर्थात ये खुद भी घूम जाता है पूरा, और इसका भी पूरा चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का भी 27 दिन में। ठीक है, लगभग 27 दिन की बात है। और इसके बाद में आगे दे रखी अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय के बराबर है। अर्थात अपना जो अक्ष पर जितना घूमता है और जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, दोनों में एक ही समय है, अर्थात बराबर। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है,